दोस्तों, आज की कहानी है क्या बेटे के जिद पर ठाकुर साहब ने एक हरिजन के लड़की को अपना बहू बनाया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आरती दोपहर की वारदात से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर उसमें बहुत हिम्मत बाकी थी। वह उदास सी कच्चे मकान की तीसरी मंजिल पर पलंग पर लेटी हुई थी। उसे हल्का बुखार था, माथा दर्द से फटा जा रहा था। कभी कभी तो आरती अपने दोनों हाथों से सिर को इस तरह पकड़ लेती मानो उसे दबाकर निचोड़ देना चाहती हो। उसके बाल इधर उधर बिखर गए थे। वह बहुत बेचैन थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक आरती ने अपने दिल की आवाज सुनी, आरती, तू इस शहर गांव देश को छोड़ दे। और उसने मरने की ठान ली। उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होने लगा। अचानक वह उठकर बैठ गई, मगर जैसे ही उसने उठना चाहा, बगल वाले टूटे पलंग पर लेटे पिता पर उसकी नजर पड़ गई। आरती ने जब गौर से पिता की नंगी पीठ देखी तो उसके कानों में एमएलए कृपाल सिंह के आदमियों के डंडों की सरसराहट और पिता की चीखें गूंजने लगी। उसे लगा मानो एमएलए की धमकी भरी तेज आवाज से उसका घर चरमरा कर गिर पड़ेगा। उसकी आंखें से आंसू बहने लगे। वह अपने दोनों हाथों से चेहरा छिपाकर रोने लगी। आरती और दिनेश एक साथ कोचिंग क्लासों में मिलने थे। आरती के पास कुछ नहीं था, पर उसके हर एग्जाम में 98% मार्क्स आते थे। दिनेश ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दिनेश पहले मौज मस्ती वाला लड़का था, पर आरती के पढ़ाने पर कोचिंग के मॉक टेस्टों में अब वह भी 90% मार्क्स लाने लगा था। मार्क्स ही नहीं मिले, दिल भी मिले और बदन भी। अब दोनों को अलग करना मुश्किल था। अचानक आरती के दिल ने फिर आवाज दी, धीरज रखो आरती, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम भाग जाओगी तो पिता का क्या होगा? उस दिनेश का क्या होगा जो तुम्हारे प्यार में अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है? तुम्हारे प्यार को ही वह अपनी मंजिल मानता है, और जब तुम ही नहीं रहोगी तो वह कहाँ जाएगा? तब शायद वह भी मर जाएगा। दिनेश की बातें आरती के कानों में गूंजने लगी। नहीं आरती, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो। मैं इस ऊंच नीच की दीवार को तोड़कर एक दिन इस सारी बस्ती की क्या सारे शहर के सामने तेरी मांग में सिंदूर भरूंगा। मरने की बात मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को आग लगा दूंगा। आरती बड़बड़ाने लगी, मुझे कुछ नहीं होगा दिनेश, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी लड़ूंगी इस समाज से भी, पुलिस से भी, मैं भी लड़ूंगी। अचानक आरती ने देखा कि उसके पिता उसी की तरफ आ रहे हैं। वह आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी, मगर पिता तो पिता होता है। वह बेटी की हर हरकत को भाप चुके थे। वह उसके टूटे से पलंग पर बैठ गए। उसके गालों पर आंसू देखकर पहले तो सहमे, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तेरा बाप हूँ, तेरी हालत को मैं जानता हूँ, मगर मैं ऐसा बाप हूँ जो तेरी इच्छा को जानते हुए भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बेसहारा हूँ बेटी। मेढक अगर चांद के पास जाना चाहे तो वह फुदक फुदक कर जान दे देगा, फिर भी वह चांद तक नहीं पहुँच पाएगा। हम उसी मेढक की तरह हैं बेटी, भूल जा दिनेश को। मैं मानता हूँ कि प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, मगर तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म यह है कि तुम मेरी बेटी हो, एक हरिजन की बेटी। दिनेश इस इलाके के एमएलए के बेटे हैं, राजपूत खानदान के इकलौते वारिस है। वह उच्च जाति वाले लोग हम हरिजनों को अपने आंगन में बैठाकर खाना तक नहीं खिलाते। अपना बेटा कहाँ से देंगे? यह दुनिया फूलों की सेज नहीं है बेटी, बहुत कांटे हैं इसमें। अपनी जिंदगी बचा लो, भूल जाओ दिनेश को, पोंछ लो आंसू। पत्थर आंसुओं से कभी नहीं पिघला करते। पत्थरों से सिर टकराने से अपना ही सिर फूटता है बेटी। आरती, जो अब तक चुप थी, फपक कर रो पड़ी। उसने अपने पिता के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। कुछ देर तक बाप बेटी एक दूसरे की बाहों में सुबकते रहे। फिर किसी तरह अपने आप को संभालते हुए पिता बोले, बेटी, इतना याद रखो कि हम हरिजन हैं, छोटी जात के हैं तुम। बात को बीच में ही काटते हुए आरती बोली, मगर बापू,
आज जमाना बदल गया है, आप भी जानते हो और दिनेश भी जानता है कि यह कच्ची बस्ती का मकान हम जल्दी छोड़ देंगे। मुझे जरा इंजीनियरिंग करने दो, मैं लाखों कमाऊंगी। अब कोई हमारे रास्ते को जात के नाम पर नहीं रोक सकता, पर जब मेरे नंबर पता चलते हैं तो चकरा जाते हैं। इसलिए दिनेश इस फर्क को नहीं मानता। मैं जानता हूँ बेटी, दिनेश का दिल साफ है, मगर जात पात और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ना आसान नहीं है। विधायक कृपाल सिंह और वह भी सत्ताकत पार्टी का किसी भी शर्त पर एक हरिजन की बेटी को अपनी बहू बनाना कबूल नहीं करेगा। यह बात दूसरी है कि वोट मांगने व घरों में घुसता हो, पर बहू मांगने इस मकान में कभी नहीं आएगा। कुछ देर बाद पिता उठे और अपने पलंग पर जाकर लेट गए। आरती चुपचाप बुत्त बनी वहीं बैठी रही। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। एक तरफ दिनेश का प्यार था तो वहीं दूसरी तरफ जात पात की दीवार थी। आखिर वह क्या करे। धीरे से आरती भी लेट गई और दिनेश के बारे में सोचने लगी। दिनेश तो दिल का राजा था। आज के जमाने में ऊंच नीच और जात पात को ना मानने वाला वह नौजवान सचमुच दिल का बादशाह था। यही वजह थी कि एक हरिजन की बेटी को वह अपना दिल दे बैठा था। उसे उसके कुछ दोस्तों ने कहा था कि नंबरों पर मत जा, औकात देख। आरती को एक दिन की बात याद आ गई, जब दिनेश उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर शहर से काफी दूर निकल गया था। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी आरती ने दिनेश को कसकर पकड़ा हुआ था कि कहीं वह गिर न जाए। कभी कभी दिनेश जब अचानक ब्रेक लगा देता तो आरती पूरी तरह उस पर झुक जाती। तब शर्माते हुए वह सिर्फ इतना ही कह पाती, ठीक से चलाओ ना। जब दोनों काफी दूर निकल आए तो आरती से नहीं रहा गया और पूछ बैठी कि वे कहाँ जा रहे हैं, मगर दिनेश मुस्कुराकर बार बार अनसुनी कर देता। आखिर आरती अचानक जोर से बोली, गाड़ी रोकिए। दिनेश मोटरसाइकिल रोककर आरती की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला कि वह एक रिजॉर्ट में पूरा दिन बिताने ले जा रहा है। पहले तो वह मना करती रही, मगर दिनेश की बात को ठुकरा नहीं पाई थी। वह आरती को पहली बार इतने शानदार रिजॉर्ट में लेकर आया था। आरती ने छक कर खाया। दोनों ने बाद में एक कमरे में पूरा दिन बिताया। दिनेश आरती की गोद में सिर रख कर लेट गया। तब आरती प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली थी, थक गए क्या? दिनेश भी आरती की आंखों में झांकते हुए प्यार से बोला था, नहीं आरती, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दुनिया भर की खुशियां मिल गई है। आरती कुछ नहीं बोली तो दिनेश ने कहा, चुप क्यों हो? डरती हूँ। क्यों? हिचकिचाते हुए आरती ने कहा, आप विधायक के बेटे, ऊंच जात के, और तुम एक हरिजन की बेटी, यही कहना चाहती हो ना तुम? दिनेश थोड़े गुस्से से बोला था। आरती खामोश ही रही। फिर बड़े प्यार से दिनेश ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा सामने करते हुए कहा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि इस तरह की बातें मत किया करो। मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। आरती अपने बीते हुए दिनों में खोई हुई थी कि अचानक पीछे की छोटी सी खिड़की से कोई कूदा। वह डर गई। घबराते हुए वह पलंग से उठने लगी। फिर जैसे ही बोलने के लिए उसने मुंह खोलना चाहा, उस साय ने उसका मुंह बंद कर दिया और धीरे से कहा, मैं हूँ आरती, दिनेश, तुम्हारा दिनेश। आरती दिनेश की बाहों में समा गई। उसके सीने में अपना चेहरा छिपाकर सुबकने लगी। दिनेश ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे सब मालूम हो गया आरती, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मगर आरती उसके सीने में चेहरा छिपाए रोती ही रही। तभी आरती के पिता वहां आ पहुंचे। दिनेश उन्हें देखकर आरती से अलग हो गया। आरती भी आंसू पोंछते हुए सिर झुकाकर खड़ी हो गई। कुछ पल तक वहां शांति छाई रही। फिर आरती के पिता बोले, देखो दिनेश साहब, इस तरह रात में किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं। आप? दिनेश उनकी बात को काटते हुए बोला, आप जो कुछ भी कहिए, मगर मैं आरती से प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं।
जात के बंधन तोड़कर क्या शादी करना बुरी बात है? देखिए, आरती मेरी बेटी है और मैं एक हरिजन हूँ। आपके पिताजी बार बार कह चुके हैं कि एक हरिजन की बेटी को वह अपनी बहू कभी नहीं बनाएंगे, मगर मैं आरती को अपनी पत्नी जरूर बनाऊंगा। मैं घर छोड़ दूंगा, उनकी जायदाद से एक कौड़ी नहीं लूंगा। दिनेश बाबू, मेरी पीठ पर आपके पिता के आदमियों के डंडों के निशान हैं। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना यदि मेरी बिरादरी के लोग भी यहाँ आ गए तो गजब हो जाएगा। मैं आरती से सच्चा प्यार करता हूँ बाबूजी, और प्यार करने वाले मौत से नहीं घबराते। मैं पिताजी की तरफ से। दिनेश इतना ही बोल पाया था कि 4 से 5 लोग हाथ में लाठियां लिए अंदर आ गए। एक आदमी बोला, दिनेश जी, हम हरिजन हैं तो क्या, हमारी भी अब इज्जत है। अब हम अपनी इज्जत की नीलामी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। पुलिस कुछ नहीं करेगी तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आरती डर गई। दिनेश भी उसकी हालत को समझ गया। दिनेश बोला, भाइयों, इज्जत की नीलामी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर आप लोग बताइए कि शादी करना क्या जुर्म है? ऐसी बात मत कहिए दिनेश साहब, जिसे पूरा कर पाना नामुमकिन हो। मैं पूरे होश में कह रहा हूँ और इसका सबूत आप लोगों को कल ही मिल जाएगा। तुरंत दूसरे आदमी ने कहा, कल क्यों, आज क्यों नहीं? सभी ने देखा कि दिनेश ने अपनी जेब से कुछ निकाला और आरती की तरफ मुड़ा। देखते ही देखते उसने आरती की सोनी मांग में सिंदूर भर दिया। आरती के साथ साथ सभी चौंक गए। आरती हैरानी से उसे देखने लगी। अचानक दिनेश बोला, आज से यह मेरी पत्नी और कल कचहरी में जाकर अप्लाई कर देंगे और महीने भर में हम दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी बन जाएंगे। मैंने वकील से बात कर ली है। इतना कहकर वह निकल गया। दिनेश जब अपने घर के पास आया तो गेट पर ही रामू से मुलाकात हो गई, जो उसका सबसे वफादार नौकर था। वह उसको देखते ही बोला, भैया जी, बड़े मालिक आप ही की राह देख रहे हैं। ठीक है, कहते हुए दिनेश आगे बढ़ गया तो रामू बोला, बड़े मालिक आप पर बहुत गुस्सा हो रहे हैं। दिनेश खड़ा हो गया, रामू की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। रामू हैरानी से उसे देखता रह गया। दिनेश सीधा ठाकुर साहब के कमरे में गया। वह मुंह में सिगार दबाए इधर उधर घूम रहे थे। दिनेश उनको देखते ही बोला, पिताजी। ठाकुर साहब उसे देखते ही गुस्से से बोले, कहाँ गए थे तुम? आरती के घर, दिनेश ने साफ बोल दिया। ठाकुर साहब को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उनका गुस्सा और बढ़ गया। क्यों गए थे? पिताजी, आपके आदमियों ने आरती के पिता को आज का तोहफा दिया, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि क्यों गए थे? आज बेटे के जवाब देने के इस तरीके पर वे हैरान रह गए, पर खुद पर काबू करते हुए बोले, वाह बेटे वाह, मैंने तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार दिया और आज तुम मुझे उसका यह फल दे रहा है। बड़ी इज्जत बढ़ाई है तूने अपने बाप की। आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है पिताजी। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, मगर मैं आरती को कैसे भूल जाऊं? आरती का नाम सुनकर ठाकुर अपने गुस्से पर काबू ना कर सके और चिल्लाकर बोले, तो इतना जान लो कि मेरे जीते जी एक हरिजन की बेटी इस खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। दिनेश से भी नहीं रह गया। वह बोला, क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि नाली का कीड़ा नाली में ही अच्छा लगता है, समझे? तो ठीक है पिताजी, मैं आरती से बात तक नहीं करूँगा, मगर इससे पहले आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बोलो, मेरे खून का रंग कैसा है? लाल। और आरती के खून का रंग? तुम कहना क्या चाहते हो? जवाब दीजिए पिताजी। लाल। अगर मेरे और आरती दोनों के खून का रंग लाल ही है तो वह नीची जात की क्यों और मैं ऊंच जात का क्यों? ऐसा सदियों से चला आ रहा है। नहीं पिताजी, यह एक ढकोसला है और मैं इसे नहीं मानता। तुम्हारे मानने और ना मानने से समाज नहीं बदल जाएगा। हम जिस घर का पानी तक नहीं पीते, उस घर की बेटी को किसी भी शर्त पर अपनी बहू नहीं बना सकते।
समाज के रीत रिवाजों से खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। दिनेश गुस्से से पागल सा हो गया। वह जोर से चिल्लाया, लानत है ऐसे समाज पर जहां जात पात और ऊंच नीच की दीवार खड़ी करके इंसानियत के बंटवारे होते हैं। मैं उस समाज को नहीं मानता पिताजी, जहां इंसान को जात के नाम से अपनी पहचान बतानी पड़ती है। ठाकुर साहब बेटे की इस हरकत से गुस्से से लाल हो रहे थे। वह जोर से चीखे, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि तुम्हारी शादी उस लड़की से किसी भी हालत में नहीं होगी। दिनेश भी मानने वाला नहीं था। उसने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि वह आरती की मांग में सिंदूर भर के उसे अपनी पत्नी बना चुका है और 1 महीने बाद कचहरी में जाकर कानूनी तौर पर भी शादी कर लेगा। दिनेश तेजी से अपने कमरे में चला गया तो ठाकुर साहब को मानो पैरों से धरती खिसकती हुई मालूम पड़ी। मगर ठाकुर साहब ने भी ठान लिया कि दिनेश और आरती को कचहरी तक पहुंचने ही नहीं देंगे। उन्होंने एक खतरनाक योजना बना डाली। वो आरती को जान से मरवा डालना चाहते थे। आरती और दिनेश इस बारे में जानते थे। उन्होंने उसी रात शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा इस समाज की खोखली शान को मन ही मन कोसने लगा। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक छोटे मालिक चिल्लाता हुआ रामू दिनेश के पास दौड़ा आया। उसने एमएलए साहब की योजना बताते हुए यह भी कहा कि वे और उनके कुछ आदमी और अभी अभी पुलिस वाले सादा वर्दी में आरती के घर की तरफ गए हैं। दिनेश ने भी तुरंत मेज की दराज से पिस्तौल और कुछ गोलियां निकाली और गिरता पड़ता आरती के घर की तरफ दौड़ पड़ा। पूरी बस्ती रात के अंधेरे में डूबी थी। दिनेश जब कुछ दूर पहुंचा तो भागो भागो की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। कहीं टॉर्च तो कहीं लालटेन की रोशनी नजर आने लगी। चारों तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगी। दिनेश डर से कांप गया। अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि दिनेश बस्ती के कई हरिजन हाथों में लाठियां लिए चिल्लाते हुए आरती के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। वह भी उन लोगों से छिपता हुआ उसी ओर भागा। जैसे ही दिनेश आरती के घर के नीचे पहुंचा, उसे उसके पिता के कहारने की आवाज सुनाई पड़ी। वह उधर ही लपका। विधायक के पालतू गुंडों ने आरती के बापू को मार मार कर बुरा हाल बना दिया था। आरती के पिता दिनेश को अंधेरे में भी पहचान गए। उसे देखते ही चिल्लाने लगे, दिनेश, मेरी बेटी को बचा लीजिए, विधायक साहब और उनके आदमी उसे मार डालेंगे। दिनेश ने घबराई आवाज में पूछा, आरती कहाँ है? वे लोग। तब तक दिनेश अपने पिताजी की गर्जन सुनकर उधर ही भागा। टॉर्च और लालटेन की रोशनी में वहां का नजारा देखकर वह सिर से पैर तक कांप गया। विधायक कृपाल सिंह के आदमी हरिजनों की तरफ बंदूकों के नाले किए खड़े थे। कृपाल सिंह खुद आरती की कनपटी पर पिस्तौल टिकाए चिल्ला रहे थे, हट जाओ तुम लोग, वरना इस लड़की की लाश यहाँ नजर आएगी। मगर हरिजन टस से मस ना हुए। वह चारों तरफ से विधायक और उनके आदमियों को घेर खड़े थे। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, यह लड़की हमारी इज्जत है। एमएलए साहब, इसे मारने से पहले आपको हम सभी की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। फिर जो हंगामा होगा आप सुलट लेना। तभी दिनेश जोर से चिल्लाया, पिताजी। ठाकुर साहब के साथ साथ सभी ने उसकी तरफ देखा। वह अपनी पिस्तौल अपनी ही कनपटी पर टिकाए हुआ था। पिताजी, छोड़ दीजिए आरती को, वरना मैं अपने आप को भी गोली मार लूंगा। बेटे की ऐसी हालत देखकर ठाकुर कृपाल सिंह टकटकी लगाए बेटे को ही देखने लगे। आरती किसी की परवाह किए बिना दिनेश की तरफ भागी और उसकी बाहों में समाकर फूट फूट कर रोने लगी। दिनेश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अचानक धमाके की आवाज हुई। आरती और दिनेश के साथ साथ सभी उधर ही मुड़े। दिनेश, पिताजी पिताजी चिल्लाते हुए ठाकुर साहब की तरफ लपका। ठाकुर साहब अपने आप को गोली मार चुके थे। पिताजी, यह आपने क्या कर लिया?
ठाकुर साहब किसी तरह बोल पाए, नहीं नहीं दिनेश बेटे, रोते नहीं, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना। फिर वह आरती की तरफ मुड़े और उसका हाथ पकड़कर दिनेश के हाथ में देते हुए बोले, आरती बेटी, मुझे माफ कर देना। दिनेश सिर्फ तुम्हारा है। मैंने ऊंच नीच की दीवार खड़ी करके तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। कौन जानता था कि सिर्फ 7 साल बाद आरती इलाके की विधायक बनेगी और दिनेश एक बड़ी कंपनी का डिप्टी सीईओ। दोनों ने विधायक के मरने के बाद जमकर पढ़ाई की, आईआईटी में एडमिशन लिया। वह दोनों 2 साल अमेरिका में रहे। फिर आरती और दिनेश भारत लौट आए। आरती नौकरी छोड़कर विधायक साहब की सीट पर जनरल कोटे से लड़ी और कट्टरपंथी पार्टी को हराकर जीती। वह मंत्री तो नहीं बनी, पर जब विधायक सभा में बोलती तो मुख्यमंत्री पसीने पसीने हो जाते। दिनेश और आरती ने एक शहर के बाहर एक बड़ी बिल्डिंग के 10वें माले पर 4 कमरे का मकान लिया था, पर आरती के पिता आज भी पुराने मकान में रहते हैं।